बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ख़जाना के चैनल से दोबारा हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम इसमें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आज तक किसी ने ना की हों। ख़ास तौर पर वो गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं और मार्किंग के दौरान वो गलतियाँ सामने आती हैं, तो चंद लोगों को वो चीज़ें तो पता चल जाती हैं जो अटैच होते हैं उन टीचर्स के साथ जो मार्किंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं जान पाते कि वो क्या गलतियां कर जाते हैं, और ये मुसलसल चलती रहती हैं आखिरी जो आपका पेपर होता है वहाँ तक। तो आज जो है मैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करूँगा, जैसा कि हमारी रवायत है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। लोगों में से कौन अच्छा है? जो लोगों को नफ़ा देता है। तो आज हम आपके लिए इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि आपको नफ़ा दें। तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो हमारी ये कोशिश को कबूल फ़रमाए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बताएंगे कि एक नंबर 1 जो है वो ये कि पेपर जो है वो क्या है, ठीक है। जो पेपर आता है वो कैसे आता है। तो इसमें ये पेपर आपके सामने है, ये पेपर, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हम ये बताएंगे कि पेपर में को आपने गलतियां जो आप करते हैं वो क्या करते हैं करते हुए, क्वेश्चन करते हुए। और तीसरी चीज़ हम ये बताएंगे कि आपने पेपर को करना कैसे है, ठीक है। तो इसके अभी जो पहला पार्ट आएगा उसमें हम आपको पेपर के मुतालिक बताते हैं कि पेपर जो है वो कैसा होता है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी पेपर नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज के गांव में पढ़ते हैं और वहाँ पर उनको पता नहीं होता, बाज़ का प्रॉपर टीचर नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि पेपर जो है वो कैसा आएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि ये पेपर है बायोलॉजी का 9th क्लास का, लेकिन इसको ये ना समझें कि ये 9th का है। ये सिर्फ एक मॉडल के तौर पर दिया गया है और इसमें हम देखेंगे कि ये पेपर कैसे आता है। 9th और 10th के स्टूडेंट्स, 60 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, MCQs हैं। MCQs जो है इसमें 1 से 12 तक होते हैं क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो होता है उसका नंबर 1 होता है। तो इस तरह 12 क्वेश्चन होंगे और उसके 12 नंबर होंगे। सवाल नंबर 2 ये देखें, इसमें इस 2 के अंदर 8 होंगे MCQs, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह सवाल नंबर 3 है, इसके भी 8 जुज़ होंगे, ठीक होगी। सवाल नंबर 4, इसके भी 8 जुज़ होंगे इसमें भी, ये देखें। और इन तीनों सवाल में से लिखा होगा कि हर हिस्से में आपको 5 क्वेश्चन हल करने होंगे, उसके जवाब देने होंगे। और जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जुज़ हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। एक जो ए पार्ट है उसके 4 नंबर होते हैं, बी पार्ट के 5 होते हैं। ये तरतीब बाज़ औक़ात केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में उलट भी सकती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 2 पार्ट हैं, और सवाल नंबर 7 है, इसके भी 2 पार्ट हैं। इसमें से आपको कोई से 2 आपको हल करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसका ए और बी पार्ट दोनों आपको करने होंगे, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो उसके भी ए और बी पार्ट दोनों करने होंगे। अगर आप किसी सवाल का एक ही पार्ट करेंगे तो आपको उसको 1 के ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 का ए कर लें, 6 का बी कर लें, 7 का सी कर लें और आपको तीनों के नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको 2 के मिलेंगे, 5वें या 6ठे के। जिसके आपके नंबर ज़्यादा होंगे, जिन जुज़ के ज़्यादा होंगे वही नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कि मैंने ओवरव्यू आपको दिया है पेपर का, फोकस किया करीब से ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। तो जैसा कि अभी आपने एक हिस्सा देखा जिसमें पूरा पेपर जो है वो दिखाया गया है फोकस करके आपको। तो अब हम देखते हैं कि आपने पेपर हल कैसे करना है।
तो अब देखें कि जो पहला सवाल है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये होता है MCQs। ये एक्चुअली पेपर जो है 9th क्लास का है, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट्स, 10th के स्टूडेंट्स, FSC के स्टूडेंट्स को एक मॉडल के तौर पर हमने इसको पेश किया है। बाकी ये है कि जो लोग ख़ास तौर पर 60 मार्क्स वाला जो पेपर है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन बाकी लोग भी इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं जो 75 मार्क्स का होगा या कोई ज़्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं उसमें। असल बात हमारी ये है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो गलतियां ना हों और 100% मार्क्स जो हैं बच्चे हासिल कर सकें। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन है 1 MCQs का। इस MCQs के क्वेश्चन में 1 से लेकर 12 तक जो हैं क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का नंबर 1 होता है और इसके लिए आपको एक बबल शीट दी जाएगी। आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और उसके बाद उसको आप A, B, C और D 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपने जो दुरुस्त आपको लगता है उसको आप फ़िलअप कर देंगे। फ़िलअप करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब फ़िलअप करें तो इसको बहुत ही नाइसली करें, क्योंकि अगर बाहर आता है या आप पूरी तरह फ़िलअप नहीं करते तो एग्ज़ामिनर जो है वो ये समझता है कि बच्चा जो है ये केयरलेस है और उसको एहसास नहीं है कि पूरे साल या 2 साल की मेहनत जो है उसको कैसे आपने 2 घंटे के अंदर आपने उसको एग्ज़ामिनर को आपने एक्चुअली इम्प्रेस करना होता है और बताना होता है कि मुझसे बेहतर एक्सप्लेन करने वाला, मुझसे बेहतर जो है पेपर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने जब उसको करना है तो कोशिश करें, अगर आप बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो लेड पेंसिल से पेपर करते हैं पहले MCQs को, वो भी गलत है, इसकी इजाज़त नहीं होती। अगर बाज़ औक़ात ऐसा हो, बाज़ औक़ात ये भी कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो लेड पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं और उस लेड पेंसिल को फिर याद उनको भूल जाता है और उसको पक्का करना भूल जाते हैं। अब देखें, बाज़ बच्चे क्या करते हैं, यूँ एक लगा लिया, डॉट लगा लेते हैं। अब ये जो डॉट लगाया है उन्होंने, वो सारे ऊपर डॉट लगाएंगे। किस लिए लगाएंगे कि अगर कोई उनको पता चल जाए साइड से, राइट से या लेफ़्ट से कि ये क्वेश्चन जो है ये जो उनका गलत है जो आपने आंसर लगाया, तो वो उसको रहने देंगे कि इस डॉट से कुछ भी नहीं होने वाला। और अब वो क्या करेंगे, उन्होंने पहले A पे डॉट लगा दिया हुआ था, लेकिन अब क्या है कि वो क्या समझते हैं B दुरुस्त है, अब वो B को यूँ फिलअप कर देंगे। ये उन्होंने फिलअप कर दिया, लेकिन ये डॉट तो लगा रह गया। अगर इस डॉट को वो ख़त्म करने के लिए रिमूवर इस्तेमाल करेंगे तो रिमूवर भी उधर आ जाता है, तो क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल उन्होंने कर दिया। ये जो एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट कंसीडर होगा कि बच्चे ने 2 अटैम्प्ट्स किए हुए हैं। तो इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है और ख़्याल रखना है कि ये क्या ना हो, हल्का सा डॉट भी आपने नहीं लगाना। समझ आ गई बात? अगर आप इसके साथ रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे इसको रिमूव करेंगे और ये C वाले को दुरुस्त कर देंगे या A वाले को दोबारा दुरुस्त कर देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो रिमूवर की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। समझ आ गई? पहले आप अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है। अच्छी तरह उसको, इस क्वेश्चन को पढ़ें, गौर करें और फिर उसके ऊपर आप निशान लगाएं, ताकि आप को जो आ रही है चीज़ वो गलत ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि MCQs के पोर्शन को आप समझ गए होंगे। 60 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 12 मार्क्स जो होते हैं वो MCQs के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 में 8 उसके पार्ट्स होते हैं, 8 जुज़ होते हैं। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है।
जब आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये है अहम सवाल। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं इस सवाल के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपने क्या करना है, आपको पसंद आया है ये क्वेश्चन नंबर, फर्ज कर लेते हैं पहला है डिफ़ाइन बायोलॉजी। अगर उर्दू वाला लोग पेपर कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिख दिया है बायोलॉजी की तारीफ़ करें। अब आपको पहला क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा है, आप करेंगे। जब आप करेंगे तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर तो सवाल नंबर 1 दे रहे हैं, वो ये 1 सवाल दे दिया, क्या करेंगे आप लिखेंगे डिफ़ाइन बायोलॉजी। अब आपने जब लिखना है तो कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं, सर क्या हम पूरा सवाल लिखें, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है। तो कुछ बच्चों को उस्ताद ये कह देते हैं कि ठीक है तुम क्वेश्चन ना लिखो, सिर्फ नंबरिंग दे दो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब वहाँ एग्ज़ामिनर ने आपका चेक करना है तो वो बार बार जब उसको चेक करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है, तो वो इरिटेट होता है। तो इसलिए अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर उसकी जो हेडिंग है वो लाजमी दें, खूबसूरत तरीके से दें। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी की तारीफ़ है, आप लिखें बायोलॉजी। मार्कर का इस्तेमाल करें। अब इंग्लिश वाले ने ये लिख दिया बायोलॉजी, अगर कोई उर्दू वाला पेपर कर रहा है तो आप उर्दू वाले में यूं हेडिंग दे, अब इसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। तो देखें ये बायोलॉजी, अब इसके आगे आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने लिखना है तो ऊपर हेडिंग दें और नीचे आप क्या करें, उसकी लिखना शुरू कर दें डेफिनेशन। क्या है, दिस इज़ द बायोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आपने क्वेश्चन नंबर आपको पसंद आया है 4 या आपको क्वेश्चन नंबर आसान लगता है 5, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट कौन सा है, उसका पार्ट है 5, डिफ़ाइन फाना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये सवाल यूँ भी आ सकता है कि फ़ाना और फ्लोरा की तारीफ़ करें, और यूँ भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ़ाना एंड फ्लोरा। तो जब डिफ्रेंशिएट आ जाए, जब फ़र्क बताना आ जाए, तो लाजमी है कि आप उसको उस सवाल को 2 हिस्सों में लाइन लगा कर सेपरेट करें। एक बात। दूसरी अहम बात, अब चूँकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो सवाल नंबर 2 कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 किया है, अब वो क्या करेंगे, गलती वो क्या करेंगे, वो इसको जुज़ नंबर 2 दे देंगे। अगर वो यूँ लिखते हैं जी जुज़ नंबर 2 है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये आपने गलती कर दी। क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, इसलिए कि आपके लिए लाजम है कि जो पेपर के ऊपर उन्होंने मार्क्स ये नंबर्स दिए हुए हैं ये वाले, आप वो दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट कौन सा है, 5, तो आपने यहाँ लिखना है पार्ट 5। समझ आ गई बात आपको। अब पार्ट 5 है, अब आप लिख दें डिफ़ाइन फाना एंड फ्लोरा। अहम बात एक ये भी है इसमें कि
आपने कोशिश करें कि पेन का इस्तेमाल करें पेपर करते हुए। और दूसरी अहम बात इसमें ये है कि आप जो हेडिंग है वो मार्कर से दें। और अहम बात यह है कि आपने जो रोशनाई इस्तेमाल करनी है, जो इंक इस्तेमाल करनी है, वो ब्लू करनी है। नॉर्मली मोस्टली जो आपके बोर्ड्स हैं वहाँ पर ब्लू इंक ही आपको इजाज़त होती है करने की। बात समझ में आ गई आपको? अब आपने जब नंबरिंग देनी है तो आपने ख्याल करना है कि जो नंबर दे रहे हैं आप वो यही हो। ये भी नहीं होता, बाज़ बच्चे एक और गलती करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पर वो इसको क्या कर देंगे, ये 1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, U5 कर देंगे। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप मार्क्स दे रहे हैं, यहाँ जो नंबर आपको नज़र आ रही है रोमन में लिखे हुए हैं, तो आपने रोमन में लिखे हुए को रोमन में लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है ताकि आपको परेशानी ना हो। जब आप ये काम करते हैं तो एग्ज़ामिनर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और उसको क्वेश्चन का दोबारा दुरुस्त करना पड़ता है आपके दिए हुए क्वेश्चंस को। तो इसका नतीजा क्या होता है, एग्ज़ामिनर जो है वो इरिटेट होता है, वो परेशान होता है। क्यों? वो 1 घंटे से पेपर चेक कर रहा है या 2 घंटे से कर रहा है, तो थक जाता है इंसान, जहन थक जाता है। तो क्या करेगा वो? फिर वो जल्दी जल्दी करेगा मार्क्स। आपने उसको तंग किया होगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो आपके नंबर काटेगा और कहेगा इस बच्चे को तो पेपर हल करना नहीं आता, तो उसको आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। बेशक आपने पूरा सवाल जो है दुरुस्त लिखा हो। बाज़ औक़ात कुछ एग्ज़ामिनर ऐसे होते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो उधर नहीं है ना, आप उधर नहीं हैं, ठीक है। आपने पेपर अपना आला तरीन करना है, बेहतरीन करना है, सफाई से करना है ताकि उसको आसानी से समझ आ जाए। एक नज़र के अंदर वो समझ जाए कि आपने लिखा क्या हुआ है, उसको पूरा पढ़ना ही ना पड़े। अगर आपने उसको हल्का लिखा हुआ है या आपने उसको बड़ा घसीट के अंदर को अल्फाज डाले हुए हैं, तो उसको गौर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब वो गौर से पढ़ेगा तो क्या होगा, जितना वो गौर से पढ़ेगा आपकी गलती ज़्यादा नुमायाँ होगी। तो आपने इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। साफ़ लिखें, खूबसूरत लिखें और आपने 2 घंटे के अंदर अपनी पूरे साल की मेहनत को आपने बताना है और अपने दिखाना है कि हम बेहतरीन स्टूडेंट हैं, हमारे पास जो लर्निंग है हमने की है बेहतरीन की है, हमारे पास नॉलेज बेहतरीन है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया कि आपने जो नंबरिंग देनी है वो इसी लिहाज से देनी है। ये 1 था रोमन में, ये 5 था रोमन में। अब आपने ये सारे सवाल कर लिए, उसके बाद आपने 7वां सवाल किया है, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आपने फिर दूसरा कर दिया। अब आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 और 5वां सवाल आपने नंबर 8 किया है, ठीक है। जब आप ये सवाल कर लेंगे, ये पोर्शन आपका 5 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। अब मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम बैठे होंगे, 9th क्लास के पेपर आप नहीं दे सके, 10th वाले, 9th वाले फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता कि वो टाइम के उनको ध्यान नहीं रहता। तो आपने घड़ी पर भी नज़र रखनी है। जब आपने ये देखना है तो आपने हर क्वेश्चन के लिए, अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। टाइमिंग डिवाइड करनी है कि 20 मिनट लेने हैं, 25 मिनट लेने हैं, वो आपने ज़हन में डिवाइड करना है, उसके मुताबिक आपने करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसे टाइप है, ज़्यादा टाइम ले गया है, तो आपने क्या करना है, फिर उसको कवर करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब जब आपने 5 कर लिए क्वेश्चन इसके, तो छठा क्वेश्चन आपने वो बच्चे ख़ुसूसी तौर पर जिन्होंने 60/60 नंबर लेने हैं, उनके लिए लाजम है कि वो कम से कम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करें। क्यों? बाज़ का ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर ये है कि डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, या एक आ जाती है मिसाल के तौर पर एक डेफिनेशन आ जाती है कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। अब आपने सिंपल स्पीशीज़ की डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन जब की आती है, जब एग्ज़ामिनर उसको चेक कर रहा होता है, सब एग्ज़ामिनर वो देख रहा होता है, तो उसके पास जो की आती है उसको कहा जाता है 1 नंबर डेफिनेशन के हैं, 1 नंबर एग्जाम्पल के हैं।
आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिंपल लिखा हुआ है डिफाइंड स्पीशीज़, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि आपने एग्जांपल देना है। जितनी भी डेफिनेशंस आएँ आपके लिए लाजम है कि उसकी एग्जांपल दें। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि की जो होती है वो कंट्रास्ट होती है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो मजबूर होता है कि वो उस की के मुताबिक ही आपके क्वेश्चन को नंबर दे। तो ये लाजम है और इसका ख्याल रखना है आपने जब डेफिनेशन लिखनी है, एग्ज़ाम्पल देनी है। और जो अब मैं बात बताने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन आपने मुकम्मल कर लिए हैं। अब आप यूँ करें कि इसके लिए जगह छोड़ दें। ये एक शीट है, ठीक है। अगले पेज पे आ जाते हैं कि आपने क्या करना है कि जगह उधर छोड़ देनी है, ठीक है। जब आप जगह छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। जगह छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अब देखें अगले पेज पे आप जा रहे हैं, आपका वो 5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने छठे क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दें। अगर आपने 6 कर लिए हैं तो 7वें के लिए छोड़ दें, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने शुरू करना है वो यहाँ से करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप शुरू करेंगे उसमें भी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 5 करने हैं। तो अब जब आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, 5 कर लें, उसके बाद इनको पूरे यही आप जो पहले क्वेश्चन किया आपने वही तरीक़ेकार को अपनाना है जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया। अब जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है तो सेम आपने वही चीज़ अपनानी है कि जो आप करना चाह रहे हैं क्वेश्चन, वही आपने क्वेश्चन का नंबर देना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बड़ा पसंद आया है जी, आसान है आपके लिए। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क, ये उर्दू वाले हैं, मैंने अब इसको उर्दू में लिखा है ताकि उर्दू वालों को भी थोड़ा सा बेहतरी समझ आए, क्योंकि वो फिर शिकायत करते हैं जी सर आप सारी की सारी बात तो इंग्लिश में करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात पता नहीं लगता। तो मैं दोबारा उर्दू में आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आप। अब ये भी एक होता है कि बाज़ उर्दू वाले जब पेपर कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो उर्दू वाली साइड से शुरू कर देते हैं, यानी राइट साइड। नहीं, आपके पेपर के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है आपने वो लेफ़्ट साइड से लिखा हुआ है, तो आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है और लेफ़्ट टू राइट जाना है। अगरचे उसमें मार्क्स वगैरह नहीं कटते, लेकिन अच्छे बच्चे जो होते हैं वो तो इसको कवर कर जाते हैं, लेकिन जो दरमियाने दर्जे के बच्चे हैं या थोड़े दरमियाने दर्जे से नीचे होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो सही तरह उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो पेपर का पैटर्न है, शीट है आपको मिली, उसी लिहाज से आप उसको पेपर को हल करें। अब मिसाल के तौर पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। सवाल क्या है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क लिखे। अब देखें ये 2 चीज़ें उसने बताई हैं। जब भी फ़र्क आ जाए आप दरमियान में 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अब आपने लिखना है कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गया। मार्कर से आप लिखें। जुज़ आपने लाजमी लिखना। जैसे आप देखें अभी मैंने गलती की है ये आपको बताने के लिए कि आपने जुज़ लिखना भूल गए, ठीक है। तो जुज़ आपने लिखना है, वो कौन सा पार्ट है उसका, 4 पार्ट है, तो आपने यहाँ पर 4 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, एनाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं कि आपने कैटाबॉलिज्म जो आपको आता है कि वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। जब फ़र्क आए तो कोशिश करें एट लीस्ट 2-2 फ़र्क ज़रूर लिखें। इसमें सबसे आसान चीज़ होती है कि आपको कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आती है, आपको एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन आती है, पहला फ़र्क वही होता है, तो आप लिख दें। तो बाज़ औक़ात जो की होती है उसमें ये मेंशन होता है कि आप सिर्फ एक जो है फ़र्क, एक फ़र्क आपने लिखा है तो 2 नंबर दे दें। बाज़ औक़ात लिखा होता है 2-2 करें। तो आप कोशिश करें एटलीस्ट 2-2 फ़र्क लिखें अगर आपको आते हैं। ऐसा ना हो कि आपको फ़र्क आपको 2, 3, 4 भी आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सिर्फ एक लिख के आ जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि आपके नंबर आपका एक कट जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर ने चलना है वो उसने की के मुताबिक चलना है। ठीक होगी बात।
अब ये जो आपने क्वेश्चन को हल कर दिया है, इसके बाद इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो भी आपने 5 करने थे कर लिए। अब आप मज़ीद एक अगर चाहते हैं कि मज़ीद एक सवाल आप करें, लेकिन टाइम का भी आपको पता नहीं है, श्योर नहीं है, हालांकि घड़ी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन को 25 मिनट के अंदर करना है, आपने 20 मिनट में कर लिए वो 5 सवाल, तो 5 मिनट आपके पास हैं, तो आप आसानी से 6ठा सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास घड़ी नहीं है, जो कि और प्रॉब्लम है, तो आप जगह छोड़ दें, यहाँ पर आप जगह छोड़ दें, ठीक है, और अगले क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 करें। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 जो बेहतरीन पहले सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप एक क्वेश्चन के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा या आपको मालूम नहीं है कि आप पूरा कर सकें या ना कर सकें, एक आप जगह उसके लिए छोड़ दें। एंड पे आपने ये करना है कि जब आपने जाना है, आपने फ़र्ज़ कर आपको टाइम नहीं मिला, आपने वो जगह छोड़ी हुई थी, 6 सवाल आपने कर लिए, 7वें की जगह छोड़ी हुई थी, तो आप उसका हल ये है कि आपने ये जगह छोड़ी हुई थी, टाइम नहीं मिला आपको फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ पर ये यूँ लाइन लगा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो अब हम आते हैं ऐसे टाइप की तरफ। आपने अच्छे तरीके से मार्कर के साथ लिखना है ऐसे टाइप। उर्दू वाले हैं तो हिस्सा इंशाइया लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद इशू हो मोबाइल के ऊपर इसको पढ़ने का, तो पहले ये देखें 5, 6 और 7। आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छा आता है, तो आम तौर पर बच्चों ने चूँकि इब्तदाई चैप्टर अच्छे किए होते हैं, इसलिए वो शुरू वाले उसको क्वेश्चन को ही करते हैं। तो आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रोमन ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ए और बी पार्ट लिखा हुआ है, देखें ए पार्ट, तो आपने यहाँ पर ए ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें जो आपने करना है। आपको फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट ए जो है वो आता है, तो आपने लिखना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है आप लिखेंगे, और 4 आपको दी गई हैं, आपने 4 मार्क्स हैं इसके, तो आप एटलीस्ट आपको 4 लिखनी होंगी। अगर आप 5 लिख देंगे, टाइम है आपके पास, 5 लिख दें, ताकि कोई अगर गलत हो जाए, गलती हो जाए तो वो कवर हो जाए। इसके बाद आपने इसको ए पार्ट को कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन का एंड करें, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, नीचे एक लाइन लगा देनी है ये पैमाने से कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ख़त्म हो गया है, अब इसका बी पार्ट शुरू हो रहा है। यूँ बी पार्ट जब आपने लिखा है, उसका बी पार्ट है इसका कि राइट नोट ऑन न्यूक्लियस। अब आप न्यूक्लियस की बात आ गई है, तो आप यहाँ लिखें न्यूक्लियस। ये नहीं करना कि आप न्यूक्लियस की हेडिंग ना दें और लिखना शुरू कर दें। तो न्यूक्लियस की हेडिंग आपने लाजमी देनी है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, इसकी आप तस्वीर बनाएं अच्छे तरीके से, शक्ल इसकी मौजूद है, जहाँ जहाँ शक्ल है, बेशक आपको एग्ज़ामिनर ने नहीं कहा कि आप शक्ल बनाकर वाज़े करें, लेकिन आप कोशिश करें कि शक्ल बनाएं। शक्ल बनाने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इम्प्रेशन अच्छा आता है। बाज़ अब मैथ का पेपर है मैथ के पेपर के अंदर डेफिनेशंस होती हैं, मसलन ज्योमेट्री की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्री की डेफिनेशंस आ रही हैं, आप डेफिनेशन भी लिख दें, और अगर उसकी शक्ल है, मिसाल के तौर पर रेडियस है, तो आप रेडियस की शक्ल भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आपने गोल दायरा बना दिया, ये रेडियस बना दिया। अगर आपके अल्फाज, बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि बाज़ का अल्फाज जो उनके होते हैं ना, वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे पूरी डेफिनेशन गलत हो सकती है। तो जब उन्होंने ये लिखा होता है, शक्ल बनाई होती है, तो की वाला ये कह देता है
कि अगर उस बच्चे ने शक्ल अच्छी बना दी है, सही बना दी है और उसकी डेफिनेशन गलत भी है तो उसको मार्क्स दे दें। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बहुत अहम है, छोटी छोटी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद ही आएगी और इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे बच्चे जो गलतियां हैं वो उसको इम्प्रूव करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। इसी तरह ये आपने बी पार्ट कर लिया, इसके बाद आप पार्ट 6 करें, उसका ए पार्ट करें, बी पार्ट करें। अगर आप बी को पहले भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं, उसके बाद ए कर दें। लेकिन आपने ये नहीं करना, अक्सर सबसे बड़ी गलती मैं बार बार बता रहा हूँ ये करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 के क्वेश्चन, 4 के अंदर 2 के क्वेश्चन। तो ये गलती आपने नहीं करनी। या ये करते हैं कि कोई मार्क्स ही नहीं देते। वो बच्चे जो एग्ज़ामिनर को डिसीव करना चाहते हैं वो मिक्स कर देते हैं। अब एग्ज़ामिनर ने जब करना है ना, आपने ये फ़र्ज़ करें ये कोई क्वेश्चन का मार्क्स नंबर नहीं दिया, सिंपल आपने लिख दिया, तो जो हेड एग्ज़ामिनर है वो बताता है सब एग्ज़ामिनर को कि आपने हर क्वेश्चन का नंबर खुद देना है, उसका जुज़ का नंबर भी देना है। ठीक है ना। तो वो जो आप रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके बाद आपके गले में पड़ जाती है। और अंडरस्टूड बात है, जब उसको आपका काम, एक बच्चे का काम एग्ज़ामिनर को करना पड़ रहा है तो आप खुद सोचें कि वो कितना हाइपर होगा और कितना मुश्किल में होगा कि उसके तो इतनी देर में उसने 2-3 पेपर और चेक कर लेने, तो वो आपको ज़ाहिर नंबर आपके काटेगा। इसके बाद जब आपने 5 सवाल कर लिए, पूरे हो गए, आपका पेपर पूरा हो गया, बच्चे को समझ आई कि टाइम मेरे पास आधा घंटा पड़ा है, अब मैं क्या करूं? तो वो उसको कई उस्तादों ने कहा होता है जी आप जो टाइम बच्चे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दें, तो क्या करेगा? अब उसने जिस बच्चे ने यहाँ जगह नहीं छोड़ी हुई ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि एंड पे जाके करेगा। अब सारा पेपर उसने कर लिया और एंड पे जाके क्या करेगा कि वहाँ पर जाकर वो सवाल लिख देगा। बाज़ का तो बच्चे तो क्वेश्चन का नंबर दिए बगैर कर देते हैं। अब क्या होता है, जब एग्ज़ामिनर नंबर दे रहा है आपको, स्मूथली चल रहे हैं, पूरा पेपर आपका हल कर दिया उसने, ठीक है, अब उसने नंबर दे दिया, एंड पे जाता है उसको पता वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होता है, उसका कोई जुज़्व लिखा होता है। अब क्या करना पड़ता है उसको वो सारा दोबारा काटना पड़ता है और एंड पर जाकर उसको मार्क्स फिर देने पड़ते हैं। तो आप जब एग्ज़ामिनर की मुश्किल को बढ़ा देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और कि आप पूरे नंबर लें या अच्छे मार्क्स लें। तो आपने सबसे आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर को फैसिलिटेट करें और अच्छे तरीके से उसको आप क्या करें, अच्छे तरीके से वो आपके पेपर को चेक करे, आसानी से हो उसको, ताकि आपको अच्छे से नंबर दे खुशगवार मूड के अंदर। तो कुछ बातें अब जो रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब आपने प्रेजेंटेशन करनी है तो आपको बार बार मैंने बताया है कि बाद बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल कोई हाशिया नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप साइडों पर एट लीस्ट एक साइड पे हाशिया ज़रूर लगा लें, कि ये साइड है तो ये साइड पे ज़रूर आप एक हाशिया लगा लें, ठीक है। अगर दोनों साइडों पे लगा लें तो वो भी ठीक है, तो जिससे खूबसूरती आ जाती है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह इसमें आपको एक मॉडल पेपर आपको बताऊंगा, एक अच्छा मॉडल पेपर जो किया होगा वो ज़रूर मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसे हल किया जाता है। और दूसरी बात कि जब आपने क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, अब बी पार्ट है, तो आपने यहाँ तक लिख लिया है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए इधर, क्योंकि जब उसने मार्क्स इस साइड पे लगाने हैं या मार्क्स वो हाशिए की इस साइड पे लगा देगा, या हाशिया लगा हुआ है यहाँ पर वो आपके मार्क्स लगाता जाएगा। 2 नंबर देने हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 देगा, 5 के हैं ये 5 देगा। तो वो उसको जगह मिलनी चाहिए कि वो आपके नंबर लगाए और आसानी हो, उसको खूबसूरत लगेगा आपका पेपर। थोड़ी थोड़ी जगह साइडों पे दोनों तरफ आप छोड़ दें, और दरमियान में जब आपने पेपर को एक क्वेश्चन ख़त्म करना है तो एक लाइन लगाएं, ताकि एक खाली जगह आपको मिल जाए और उससे खूबसूरती बढ़ जाती है। उम्मीद करें कि 2 या 3 सवाल से ज़्यादा आप एक पेज के ऊपर ना करें। आम तौर पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 भी काफ़ी होते हैं। शीट बहुत बड़ी होती है, आपको बिल्कुल पूरी आएगी इंशाल्लाह ताला, और इसकी आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी।
हाँ, बाज़ बच्चे यूँ करते हैं कि वो शीट को, पेपर जो है उसको मोड़ देते हैं सिंपल, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप हाशिया लगाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो इसके साथ ही अब आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे हर जो पेपर देने वाला है, एग्ज़ामिनर है, मैट्रिक का है, सॉरी जो स्टूडेंट है मैट्रिक का है या एफएससी का है, बीएससी का, वो ज़रूर इसको फॉलो करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके मार्क्स अच्छे आएंगे और एमएससी तक लेवल भी इंशाअल्लाह उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके साथ मैं कहूँगा कि हमारा जो चैनल है ख़जाना @Sayyid Muhammad Ali, इसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ख़ास तौर पर इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा हासिल हो। जैसा कि मैंने पहले हदीस में बताया कि तुम में से खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, के बेहतरीन इंसान वो है, आप में से लोगों में से अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। तो इससे आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला दूसरों को नफ़ा पहुँचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे कि सही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।